YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है ये विषय बहुत ही गंभीर है और ये जो विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है ट्यूबरक्लोसिस। और ये ट्यूबरक्लोसिस हमारे इंडिया में पूरी वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा डेथ ट्यूबरक्लोसिस में हमारे इंडिया में हर साल होती है और हर साल लाखों की तादाद में लोग इन्फेक्टेड होते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा फैलता है। ये बैक्टीरिया जनित बीमारी है और ये ट्रांसमिट होती हैं, एक से दूसरे में भी ये ट्रांसमिट होते हैं। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के नाम से जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ही ट्यूबर को जनरेट करता है। इसका लक्षण के बारे में जब हम देखते हैं तो लक्षण अनेकों प्रकार से इनका लक्षण दिखते हैं, लेकिन सभी प्रकार के जो टीबी हैं उनमें से कॉमन जो फैक्टर है, कॉमन जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं। ये ऑनसेट स्टार्ट द रेड्यूसिंग द वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, एंड कॉन्टिन्यूअस फीवर, या यूज अमाउंट ऑफ मेडिसिन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक एंड यूजेस इन स्पाइट ऑफ इट द फीवर आर नॉट स्टॉप। द मेन कॉज, इसका जो मेन कारण होते हैं वो कारण है कि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हैं, जो ये जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक यूज नहीं होते हैं। हम लोग फीवर को समझ करके, इन्फेक्शन को समझ करके या और कुछ समझ करके जो है इस टाइप के हम लोगों में प्रॉब्लम्स, इस टाइप के फीवर रहता है। तो इसमें भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टीबी है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब वेट लॉस होता है, डेली शाम को फीवर आती है और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, धीरे धीरे उनके जो वेट लॉस का मतलब चर्बी लॉस होता ही है। तो इस टाइप के जब कंडीशंस होने लगते हैं तब हम डाउट होते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो ट्यूबरक्लोसिस के जो सिम्टम के बारे में ये बताया, लेकिन ये जो ट्यूबरक्लोसिस हैं इनके इन्फेक्शन के आधार पर मोड ऑफ इन्फेक्शन, इसे हम 2 तरीके से देखते सकते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि लंग्स के अलावा जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, और जो लंग्स में होते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस लंग्स के जो ट्यूबरक्लोसिस है। साधारणतः हमारे इंडिया में जो लंग्स के ट्यूबरक्लोसिस है इसकी मात्रा अत्यधिक पाए जाते हैं और ये इनका जो कारण है, इनका जो सिम्टम है वो दिखता है कि खांसी अगर 2 वीक से ज़्यादा जा रही है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, बलगम बढ़ रही है और वो बलगम येलोइश कलर्स के हो रहे हैं, उसमें गांठ आ रही है, तो इसमें ये जो बलगम की मात्रा बढ़ रहा है, तो इस टाइप के केसेस में भी ये पता चलता है कि इसमें इन्फेक्शन है। और जब इसमें जांच कराते हैं, स्पुटम की जांच कराते हैं, तो स्पुटम की जांच में एएफबी बैक्टीरिया जो है पॉजिटिव आता है, तब जा कर के ये डायग्नोसिस होता है कि इनके लंग्स में जो है इसमें टीबी है। तो इस टाइप के जो टीबी हैं वो आंतों में भी होता है, बोन्स में भी होते हैं, अलग अलग जगह में ये टीबी हो सकते हैं, या यूट्रस में भी टीबी होते हैं। तो ये टीबी के गांठ अनेकों जगह पे होते हैं, किसी भी ऑर्गन्स में ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो टीबी अगर हमारे लंग्स के अलावा कहीं अगर होते हैं, उनके लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी ट्रीटमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अलग अलग होते हैं, और जो चूज ऑफ मेडिसिन इन एलोपैथ वो लगभग एक समान ही होता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग जब देखते हैं कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस लंग्स का है, तो कुछ जो लक्षण हैं उसमें कभी कभी खून आने लगती हैं, ज़्यादा मात्रा में लगातार खांसी के साथ खून आना शुरू हो जाता है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण भी हैं। अब इस टीबी के डायग्नोसिस करने के लिए कुछ एग्जामिनेशन हम लोग कराते हैं, और एग्जामिनेशन में सबसे पहले कॉमन एग्जामिनेशन है सीबीसी कराते हैं। उसमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी की मात्रा पता चलता है, प्लेटलेट की हमें जानकारी मिल जाती है, और उसके बाद ईएसआर कराते हैं। ईएसआर की मात्रा इसमें बढ़ जाता है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में,
क्योंकि इस ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन में जो हल्का स्वेलिंग भी आ जाती है, पल्मोनरी स्वेलिंग भी होती है, या जहाँ पे होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन के जगह पे स्वेलिंग होती है, इससे और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, इसलिए ESR भी इसमें बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर चेस्ट एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे करने के चेस्ट एक्सरे से उसमें दिखाई देते हैं कि किस तरह से जो पल्मोनरी कोच हैं वो पल्मोनरी कोच में कितना स्पेस को उन्होंने ऑक्युपाइड किया, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोरी वो एक्सरे के माध्यम से स्पष्ट उसमें दिख जाता है। और इनकी इन्फेक्शन जब ज़्यादा हो जाती है तो लंग्स में पानी भी आ जाती है, इसमें लंग्स में पानी भी आते हैं, फिर उनको पानी को भी निकाला जाता है, फिर उनको कल्चर किया जाता है। तो इसी प्रकार से भी हम इसे डायग्नोस करते हैं कि इनका ये ट्यूबरकुलोसिस है। तो और एक्सरे हो गया, और हम देखते हैं हमें स्पुटम टेस्ट हो गया, ESR का टेस्ट हो गया, मॉन्टेक्स टेस्ट हमें स्किन में करते हैं और उसका मेजरमेंट देखते हैं 72 घंटे के बाद कि कितने एरिया को ऑक्युपाइड किया। अगर बैक्टीरिया उसके अंदर हैं तो वो सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पे वो रिएक्ट करता है और उस एरिया में एक तरीके का उभर सा हो जाता है, इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं, वहाँ पे घाव टाइप से हो जाते हैं। और इसमें एक टेस्ट और भी होते हैं जो CV नॉट करके अभी हर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अवेलेबल हुआ है। CV नॉट में ये डिटेक्ट होते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोरी उसमें है या नहीं है, वो भी डिटेक्ट हो जाता है। और ये सारी के बाद जिन लोगों का ट्यूबरकुलोसिस एगिन एंड एगिन होते हैं, और उसका कारण यह है कि ट्यूबरकुलोसिस का जो कोर्स है वो कोर्स ना करने की वजह से उनका MDR होने का, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होने का डर रहता है। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जब हो जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जब हो जाता है, ये बहुत खतरनाक होते हैं और ऐसे पेशेंट बहुत लोगों को ये बीमारी ट्रांसमिट करने में बहुत मददगार होते हैं। और जो स्पुटम है, स्पुटम जहाँ तहाँ फेंकना भी नहीं चाहिए। एक पार्टिकुलर जगह पे आपको राख ले ले, राख के अंदर फेंके या मिट्टी के अंदर गाड़ दे, इस तरीके से करने से इसका ट्रांसमिट थोड़ा सा कम होते हैं, इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि घर में हमारे किसी को एक ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो आप क्या करें? तो केस में करना नहीं है, यदि उसमें बलगम नहीं आ रहा है और उसमें बलगम नहीं आ रहा है तो ज़्यादा डर नहीं होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट फेज 2 मंथ का होता है, उस 2 मंथ के फर्स्ट फेज में उनको कम से कम थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए, या जिस बर्तन में खाएं वो बर्तन उनका अलग रखना चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छा होता है। और उस पेशेंट का जूता जो है किसी को ना दिया जाए, तो ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा सेफ होते हैं। छूने से हो जाता है ऐसा नहीं, लेकिन उनका जो बलगम वगैरह है, उनका जो स्पुटम है, जब तक 2 महीने तक जब इलाज चलती है, फर्स्ट फेज का जो 2 मंथ है, उस फेज में जो भी निकालना होता है 2 फेज के अंदर होते हैं, उसके बाद में कोई डर नहीं रहता है। उसमें खाली मेडिसिन से अगर चले तो उसमें काम चल जाता है। लेकिन जो MDR के पेशेंट हैं, MDR के पेशेंट से ऑलवेज हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि MDR से पेशेंट के द्वारा ये TB फैलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो जहां हमें पता चल जाए कि MDR के पेशेंट है, उसका प्रॉपर मेडिसिन और उनसे मेडिसिन को ना तोड़े, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। TB कोई भयंकर बीमारी नहीं है, लेकिन हम भयंकर बना देते हैं हमारी नेग्लेंसी की वजह से। आजकल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है, हर PSC, हर CSC और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इसकी अवेलेबिलिटी है, जांच की अवेलेबिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जा रही है। और जो लोग पीड़ित हैं उनको गवर्नमेंट की ओर से उनके हेल्प के लिए उनको पैसा भी दिया जा रहा है। तो इसके बावजूद भी अगर हम नेग्लेंसी करें तो इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं, इनके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं होगा। हमारा जो टारगेट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, जो 2022-25 तक कम्प्लीटली ये जो TB मुक्त भारत बनाने का संकल्प है। लेकिन इस संकल्प में जब हम सभी लोग सहयोग करेंगे तभी ये संकल्प संकल्पित होगा और तभी पूर्ण होगा। इसमें भागीदारी हम सबका समान रूप से होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये TB फैलने का मुख्य कारण, ये जो TB के इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि उनके अंदर TB के बैक्टीरिया हैं लेकिन वो TB के पेशेंट नहीं है। इसको कहते हैं लेटेंट फेज और एक एक्टिव फेज होते हैं। लेटेंट फेज में बैक्टीरिया होता है लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। तो जो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है तो उसमें कोई सिम्टम नहीं आता है। तो ये लेटेंट फेज वाले पेशेंट को भी अगर इनका कंडीशंस अवेलेबल हो जाए तब जाकर के होने की संभावना उसमें भी बढ़ जाती है। तो ये क्यों होता है? इस तरीके का अधिकतर लोगों में लेटेंट फेज में बैक्टीरिया रहता है, इसका मतलब TB होने के चांसेस उनमें अंदर भी है। तो TB ना हो इसके लिए हम क्या करें? उसके लिए बॉडी को इम्यूनाइज बना के रखना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, मल न्यूट्रिशन नहीं करना है, किसी भी मादक द्रव्य का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मादक द्रव्य का इस्तेमाल करने से हमारी इम्यूनिटी पावर गिरता है। आहार में भी हमें सचेतन रहना है। प्रत्येक दिन हमारे मॉर्निंग में उठ के मॉर्निंग वॉक करना है, शुद्ध हवा लेना है, ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना चाहिए।
और इस तरह से जब हम करते हैं, योगा करें, प्रत्येक दिन हम नियमित रूप से योगा करें, शुद्ध भोजन करें, किसी भी तरह का मॉल न्यूट्रिशन ना करें, किसी भी तरह का एंजाइटी डिप्रेशन के फेस में अंदर हम ना आए, इस तरह से हम अगर चलते हैं तो निश्चित रूप से हम इसमें लाभवान होते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसमें लिम्फॉइड नोड, कभी कभी लिम्फॉइड नोड ये पैराटाइड ग्लैंड्स के नीचे यहाँ पे लिम्फॉइड नोड हो जाते हैं, कान के ऊपर बच्चों में हो जाते हैं, कभी कभी कुछ बड़ों का कहीं पे भी जो गार्ड्स हो जाते हैं, लिम्फॉइड वर्ड्स हो जाते हैं। और लिम्फॉइड बार्स को हम एपेनिसिस टेस्ट कराते हैं, एपेनिसिस टेस्ट करा के हम देखते हैं उसके अंदर कौन सी बैक्टीरिया है। यदि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरी है तो उसको ट्यूबरक्लोसिस के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि ये सारे जांच नॉर्मल आने के बावजूद भी उनका लक्षण ट्यूबरक्लोसिस जैसा आता है। आप क्या करें, आप उसके लिए जो इनके स्पेशलिस्ट है उनके पास भेज देना चाहिए और वो लोग वहां पे जाकर के वो एटीटी वहां पे चला जाता है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो वहां पे चला जाता है, तो वो ड्रग्स लेने से एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट ये चलाया जाता है। उसमें अगर रिस्पॉन्स आता है तो उस मेडिसिन को कंटिन्यू किया जाता है, नहीं आता है तो उसको फिर जो है विड्रॉ किया जाता है। तो इस तरह की का प्रोसेस है और इसमें जो मेडिसिन हमारे एलोपैथ में ली जाती हैं, इसमें रिफाम्पासिन, पायरिजिनामाइड, इथाम्ब्यूटल, कॉम्बुटल के नाम से एवं और जो पायरिजिनामाइड ये 4 सॉल्ट मेनली इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब एमडीआर हो जाते हैं, इसको रिपीटिंग किए जाते हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन भी इसमें लगाया जाता है। ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट के रूप में जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो इसके ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद के रूप में इसमें राजस्व के नाम से जाना जाता है और इसमें हमारा स्वर्णभस्म, हीराभस्म और जो वसंत कुसुमा का रस और जो हमारी श्वसनिका के नाम से जो हमारा काढ़ा आता है उस काढ़ा को दी जाती है, श्वेतोपलादी चूर्ण को दी जाती है और हमारी बॉडी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए निरंतर ध्यान रखा जाता है। और इसका इसी इम्यूनिटी वर्धक जो मेडिसिन है इसको निरंतर देने से हमारे राजस्व की बीमारी आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके भी कई बहुत सारे प्रमाणित तौर पर किए भी हैं, लेकिन इसके लिए हमें लगना पड़ेगा, हमें नेग्लेंसी नहीं करना है, कहीं पे दवाई मिस नहीं करना है। मिस करने से हमारी ये बीमारी बढ़ेगा नहीं, ये बीमारी घटेगा नहीं, ये बीमारी और बढ़ेगा और हमारे साथ साथ हम और लोगों को भी जान का खतरे का कारण बन जाएंगे। तो इसलिए हमें सभी लोगों से, आप लोगों से गुजारिश है कि टीबी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, इससे हम बच सकते हैं और भी लोगों को बचा सकते हैं। केवल हमें जानकारी की जरूरत है, हमें इसमें जानकारी होना चाहिए, इसमें ज्ञान होनी चाहिए और कैसे क्या करें इसके नीति नियम को हमें नीति नियम हमारे ज्ञान में होना चाहिए और इस बात को हमें हर लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तब जाकर के हम इस बीमारी से आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप सब लोगों की मंगल प्रार्थना, सुस्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूं। आप सबको पुनः नमस्कार।